आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। डीएलएड वीटीसी 4 सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री का लेक्चर, यह हमारे दूसरे पाठ का तीसरा वीडियो। आज हम लोग इस तीसरे वीडियो में हमारा जो कि चल रहा है मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम और मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी नियम। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में वर्गों की विशेषताएं और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के बारे में बात किए। इस वीडियो में आज हम लोग आवर्त सारणी में आवर्तों की विशेषता का बात करेंगे कि आवर्त के क्या विशेषता होते हैं और आवर्त में तत्वों की स्थिति कैसे बदलती है, उनकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आवर्तों की विशेषता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आपका रहा संयोजकता में परिवर्तन। तो प्रत्येक लघु आवर्त में पहले वर्ग से 7वें वर्ग की ओर हम जब बढ़ते हैं, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर हाइड्रोजन के प्रति अगर देखा जाए संयोजकता, तो तत्वों की आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के प्रति इनकी संयोजकता 1 से 4 तक क्रमशः बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती जाती है। लेकिन ऑक्सीजन के प्रति इनकी संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ जाती है। दीर्घ आवर्त में केवल पहले 7 तत्व जो सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की जो संयोजकता है वो प्रभावित होती है, अर्थात उनकी संयोजकता बढ़ती या घटती है। लेकिन अगर हम बाएं से दाएं जब जाते हैं तो हाइड्रोजन के प्रति उनकी संयोजकता 1 से 4 तक पहले बढ़ती है और फिर उसके बाद घट जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि तत्वों की संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा तत्वों की संयोजकता नहीं हो सकती है। तो दूसरा आपका पॉइंट रहा तत्वों के गुणों में क्रमित रूप से परिवर्तन। प्रत्येक आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति क्रमशः घटती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे तृतीय आवर्त में सोडियम एक प्रबल धातु है, जबकि मैग्नीशियम उससे कम धात्विक है। तो इस तरीके से, और इसके बाद एल्युमिनियम और कम है, फिर सिलिकॉन अधात्विक है, फिर पी उससे भी अधिक अधात्विक। और इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो अगर आवर्त सारणी में तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो तीसरे आवर्त में जैसे Na, Mg, Al, Si, Ps, ये सब के सब इनके जो विद्युत धनात्मकता है वो धीरे धीरे घट रही है और विद्युत धनात्मकता धीरे धीरे घटने के कारण इनकी जो धात्विक प्रकृति होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमारे धात्विक तत्व होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है। अर्थात आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी जो धात्विक प्रकृति होती है वो घटती है और उनकी जो आधात्विक प्रकृति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा
कि प्रत्येक आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति घटती है और ऋण विद्युतीय प्रकृति क्रमित रूप से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए अभी आपने देखा कि तृतीय आवर्त को ले लीजिए, उसमें जब आप सोडियम से चलेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो इस तरीके से जब जाएंगे तो इनकी जो हम ये बाएं से दाएं चलेंगे, चूँकि आवर्त में ये ऐसे इस तरीके से क्षैतिज लाइन में रखे होते हैं, तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो धीरे धीरे इनकी जो प्रकृति होगी, अर्थात इनकी जो विद्युत धनात्मकता है वो धीरे धीरे घटती जाएगी और विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइडों की धारियता घटती है और उनकी जो अम्लीयता होती है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अर्थात आपको याद रहे कि प्रत्येक आवर्त में अगर हम बाएं तरफ से दाएं तरफ अर्थात लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो उनके जो ऑक्साइड की प्रवृत्ति है, अर्थात उनके ऑक्साइड की क्षारीयता प्रवृत्ति घटेगी, जबकि उनकी अम्लता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम Na2 ले लें, Na2O ले लें, MgO ले लें, Al2O3 ले लें, तो ये क्रमशः घटते घटते क्षारीय क्रम में हैं। लेकिन इसके आगे हम SiO2 ले लें, SO2 ले लें, Cl2O7 ले लें, तो ये सब अम्लता के बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चला कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमें उनके क्षारीय गुण में कमी होती है और उनकी अम्लता गुण में, अर्थात अम्लता की जो गुण होती है वो धीरे धीरे उनकी बढ़ती जाती है। तो ये आपके रहें गुणों में क्रमिक परिवर्तन। आपने देखा कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो उनके गुणों में क्रमशः परिवर्तन हो जाता है। उसमें अम्लता का, क्षारीयता का, धात्विक का, अधात्विक का, ये सारे गुण उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और जानते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट हमारा है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है? बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत डेंजरस पॉइंट है, बहुत विख्यात क्वेश्चन है ये। इस पे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत डिस्कस भी इस पे होती है। सो आप लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं कि मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उन्होंने पहले आवर्त सारणी का नाम लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, फिर दूसरे तीसरे को लघु, उसके बाद चौथे पांचवें को दीर्घ, छठवें सातवें को अर्ध दीर्घ नाम रखा था, क्योंकि जब जिन आवर्तों में तत्वों की संख्या जैसा था उसका नाम उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रखा। विकर्ण संबंध क्या है आपको बता दें। मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने दूसरे तत्व के दूसरे आवर्त में कुछ तत्वों को और तीसरे आवर्त में कुछ तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि दूसरे और तीसरे आवर्त में प्रारंभ में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके रासायनिक गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, अर्थात वे विकर्ण संबंध पर स्थित होते हैं। अर्थात दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व जो आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, अर्थात विकर्ण के सिरों पर स्थित दोनों तत्वों के गुणों में समानता होती है। जैसे आवर्त में, जैसे दूसरे तत्व को अगर हम ले लें, आवर्त में हमारे दूसरे तत्व रहें, हम आपको दिखा दें यहाँ पे, ये आपका दूसरा आवर्त रहा
और ये आपका तीसरा आवर्त रहा। अब हम दूसरे आवर्त में ले लें तो दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरियम, बी कार्बन। इसका तीसरे आवर्त में ले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। इस तरीके से ये हमारे द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व हैं। अब मेंडलीफ ने देखा कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व गुणों में बहुत ज़्यादा समानता अर्थात ये विकर्ण संबंध रखते हैं। तो जो लिथियम है वह मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके गुणों में समानता रखता था। तो ये जो हमारे तीन तत्व हैं, ये तीन तत्व अर्थात लिथियम का मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध, बेरिलियम का एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध और बोरान का सिलिकॉन से विकर्ण संबंध है। विकर्ण संबंध का मतलब ये हुआ कि इनके गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाएगी। जैसे अब आपका लिथियम है तो यदि आप लिथियम ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे आप लिथियम ऑक्साइड ले लीजिए तो जो लिथियम ऑक्साइड के गुण होंगे लगभग वही गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी होंगे। जैसे आप लिथियम कार्बोनेट ले लीजिए और मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए तो इन दोनों के गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाएगी। वह समानता इसलिए पाई जाएगी क्योंकि ये तत्व अर्थात लिथियम और मैग्नीशियम दोनों आपस में विकर्ण संबंध व्यक्त करते हैं, इसलिए इनके गुणों में समानता पाई जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से विकर्ण संबंध होता है, इसलिए इनके गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। तो ये आपका रहा छोटा सा पॉइंट विकर्ण संबंध। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बता ही चुके थे प्रारूपी तत्व क्या होते हैं। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो तृतीय आवर्त के तत्व थे उन्हें हम लोग प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। ये तत्व जो होते हैं अपने वर्ग में उपवर्ग के बीच एक सेतु की तरह, जैसे वृष की तरह कार्य करते हैं और ये भी अपने वर्गों में गुणों में समानता व्यक्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट हमारा है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व क्या है, यह भी आपसे बाय द वे कभी कभी पूछ लेता है। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश के दो उपकोष अगर खाली हैं, दो कोष खाली हैं, वह तत्व आपका संक्रमण तत्व कहलाता है। जैसे पाँचवें, चौथे, पाँचवें और छठवें आवर्त में वर्ग संख्या 8 के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार मेंडलीफ आवर्त सारणी में निम्नलिखित 90 संक्रमण तत्व हैं। आवर्त 4 में जैसे Fe, कोबाल्ट, निकिल। आवर्त 5 में रुबेडियम, RH, प्लेडियम। छठवें आवर्त में ऑक्सीजन, आयरलैंड और Pt, प्लेटिनम। ये सब के सब आपके संक्रमण तत्व कहलाएंगे। तो संक्रमण तत्व के लक्षण होता है, इनका पहचान होता है कि संक्रमण तत्व में कुछ विशेष गुण होते हैं जो अन्य तत्वों की अपेक्षा अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे जो संक्रमण तत्व होते हैं, पहली बात तो इनके 2 कोष खाली होते हैं और 2 कोष खाली होने के कारण यह परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है, अर्थात इनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है। इसलिए होती है क्योंकि इनके कोष के 2 खाली होते हैं, कोष खाली होते हैं, जिससे अपने 2 कक्षकों को पूर्ण करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है। इसलिए इनके परिवर्ती संयोजकता गुण प्रदर्शित करते हैं।
दूसरा गुण ये रहा, ये तत्व जो होते हैं रंगीन संकीर्ण आयन बनाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार के ये जो हमारे तत्व हैं ये रंगीन संकीर्ण आयन हमेशा बनाते हैं। इन तत्वों में उत्प्रेरण का गुण होगा, अर्थात इन तत्वों में उत्प्रेरण का गुण होता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण नहीं होते, जिसके कारण ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के कारण इसमें जो होता है पूरी अष्टक फूल भरे नहीं होते, जिसके कारण ये अपने आप को उत्प्रेरण के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट आपका ये रहा कि इन तत्वों में एक ऐसे चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं, अर्थात ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण उच्च पाया जाता है, अर्थात इन तत्वों में एक जैसे सब के सब चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं ये प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब इन सभी पर कोई क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके संक्रमण तत्व रहें और संक्रमण तत्व की कुछ विशेषताएं रहें। आपको बता दें संक्रमण तत्व जो होते हैं हमेशा ये जब भी कोई यौगिक बनाएंगे तो रंगीन आयन इनके जो होते हैं हमेशा ये रंगीन यौगिक बनाते हैं और ये रंग बिरंगे के साथ ही हमेशा जलते हैं। आगे बढ़ते हैं और मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष निम्न प्रकार से हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला तो है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुणों में समानता पाई जाती हैं, फिर भी मेंडलीव ने उनको अलग अलग रखा। जैसे कापर और Hg मतलब पारा के गुणों में समानता होते हुए भी कापर को प्रथम वर्ग में जबकि Hg पारा को द्वितीय वर्ग में इन्होंने रखा। तो इस तरीके से देखा आपने कि इनके गुणों में समानता पाई जाती है, फिर भी इन्हें मेंडलीव ने अलग अलग आवर्त सारणी वर्गों में रखा, जिसके कारण संशोधित आवर्त सारणी में मेंडलीव के कुछ दोष उत्पन्न हो गए। दूसरा पॉइंट रहा असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे जो उनके गुणों में समानता होती ही नहीं थी, अर्थात वे अलग अलग गुण को प्रदर्शित कर रहे थे, फिर भी वे मेंडलीव ने उनको एक ही वर्ग में रखा। जैसे क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों की तीनों क्षार धातुएं हैं। और सिक्का धातुएं जिन्हें हम मुद्रा धातुएं भी कहते हैं, जैसे कापर, Ag और Au। आपको बता दें ये तीन धातुएं जो हमारी मुद्रा धातुएं होती हैं, Cu मतलब कापर, गोल्ड और चांदी, ये हमारे तीन जो होती हैं मुद्रा धातुएं होती हैं। कभी कभी आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है, सो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो क्षारीय धातुएं हैं और मुद्रा धातुएं हैं ये पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी मेंडलीव ने इन्हें एक ही वर्ग में रखा। तो इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोष पाया गया, क्योंकि मेंडलीव ने इनके गुणों में असमानता है, लेकिन मेंडलीव ने इन्हें एक ही आवर्त सारणी में रखा, जिसके कारण इनका दोष उत्पन्न हो गया। एक और पॉइंट रहा हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीव ने अपने संशोधित आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। उसे पहले और सातवें दोनों वर्ग में उन्होंने माना था, अर्थात हाइड्रोजन का क्या सही स्थान होगा मेंडलीव ने इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए।
क्योंकि इनके गुण प्रथम वर्ग क्षार धातुओं से मिलते हैं और सतवें वर्ग हैलोजन तत्व से भी मिलते हैं। तो मेंडलीफ ने इनको सही स्थान नहीं दे पाए, जिसके कारण इनका ये भी एक दोष का कारण बन गया और उनकी आवर्त सारणी में दोष पाया गया। एक और है दुर्लभ मृदा धातुओं का स्थान। प्रमाण क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। फिर से हम आपको बता दें, प्रमाण क्रमांक 57 से 71 तक तत्व को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है और इनके परमाणु द्रव्यमानों में भिन्नता होती है। फिर भी इन तत्वों को छठवीं आवर्त में अर्थात वर्ग IIIB में एक साथ रखा गया। तो मृदा धातुओं का स्थान इन्होंने डिक्लेयर नहीं कर पाया, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष उत्पन्न हो गए। वर्ग में संयोजकता प्रदर्शित नहीं करना। दीर्घ आवर्तों में अनेक तत्व ऐसे भी हैं जो 2 या 2 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 8वें वर्ग में केवल एक ओस्मियम ही ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 8 है। इस प्रकार वर्ग सदैव एक निश्चित संयोजकता नहीं दर्शाता। तो इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ये भी एक दोष बन गया और उसके आवर्त सारणी में एक दोष पाया गया। तो इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष हो गया। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने आए। अब हम लोग उससे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, संशोधित आवर्त सारणी थी, उसमें उनके दोष का जो निवारण किया गया, अर्थात ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दोष उत्पन्न हुआ था, इस दोष का निवारण हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वो आपके लिए बहुत खास वीडियो रहेगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा। सो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो कुछ टॉपिक पर, कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को बहुत 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 सारे धन्यवाद।